हाय, वेलकम बैक टू द सेशन। तो आज हम देखेंगे, आज के टॉपिक में हम देखेंगे हेल्थ एजुकेशन। ओके, सो हेल्थ एजुकेशन बेसिकली इसका मतलब क्या है? हेल्थ एजुकेशन का मतलब है कि जब आपका पेशेंट आपके पास एडमिट रहता है, ओके, तो अब क्या क्या उसको एजुकेट करते हो, उसका मतलब है हेल्थ एजुकेशन। ठीक। और हम ये क्यों देते हैं हेल्थ एजुकेशन? ताकि पेशेंट जब डिस्चार्ज हो तो वो वापस जाके अच्छे से अपनी जो भी डे केयर लिविंग है, डेली केयर ऑफ लिविंग, वो अच्छे से कर पाए। ओके, तो हेल्थ एजुकेशन हम पेशेंट को कब मोस्ट प्रोबेबली देते हैं? ताकि वो डिस्चार्ज आफ्टर आफ्टर डिस्चार्ज वो अच्छे से कर पाए अपना डेली लिविंग एक्टिविटीज या एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कब से चालू होता है? सिंस द पेशेंट गेट्स एडमिटेड। ओके, तो नो मैटर हाउ मेनी टाइम ही स्टेज, हमें सिंस एडमिशन टिल उसको डिस्चार्ज हमें हेल्थ एजुकेशन देना रहता है, ताकि उसको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और अच्छे से वो पेशेंट रिहैबिलिटेशन अपना कंप्लीट कर पाए। ओके, तो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं हेल्थ एजुकेशन के। सो फर्स्ट इज मेडिकेशन। ओके, सो मेडिकेशन के पूरे आपको पेशेंट्स को राइट्स बताने हैं, ठीक है, बराबर से अच्छे से। और 5 मोमेंट्स फॉर मेडिकेशन सेफ्टी क्या क्या रहना चाहिए? स्टार्टिंग अ मेडिकेशन, जब आप कोई एक मेडिकेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पेशेंट को बताना है कि उसका एक्शन क्या है, ठीक है, कि वो क्यों ज़रूरी है, उसका एक्शन क्या है। विदाउट एक्शन आपका पेशेंट उसको सीरियसली नहीं लेगा। उसके बाद आपको उसको बताना है कि कौन से रूट में आप देने वाले हो उसको, ठीक है, कौन से रूट में आपको देना है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट पेसरी या जो सपोजिटरी है वो ओरली ले लेता है, तो उसको बराबर से रूट बताना है। उसके बाद आपको उसको बताना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कि उसको ओडी लेना है, बीडी लेना है, टीडीएस लेना है, ठीक है। एंड कुछ कुछ मेडिकेशंस जो रहते हैं, जैसे वो सिर्फ रात के टाइम पे रहते हैं, तो आपको पेशेंट को बोलना है कि वो सोने के पहले ही लिया जाए बराबर से। ठीक है, देर आर सर्टेन मेडिकेशन जो पेशेंट एम्प्टी स्टमक लेना पड़ता है, एम्प्टी स्टमक लेना पड़ता है पेशेंट को। तो आप उसको वो भी बताना है कि कौन सी टैबलेट उसको एम्प्टी स्टमक लेना है। जैसे आपका हो गया है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। उसके बाद आपको उसको बताना है कि थायराइड की टैबलेट जो भी रहती है उसको वो भी एम्प्टी स्टमक लेना होता है, ठीक है। देन टेकिंग माई मेडिकेशन पेशेंट को बताना है कि उसको विदाउट एनी स्किप बराबर मेडिकेशन देना है। अगर डॉक्टर ने बोला है 10 डेज लेना है पेशेंट को बीडी के लिए, तो उसको वो बताना है आपको कि 10 दिन तक के बराबर आपको मेडिसिन लेना ही है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि पेशेंट को लगता है अरे मैं 7वें दिन में ठीक हो गया, तो वो मेडिकेशन क्या करता है, बंद कर देता है। लेकिन ये करना बिल्कुल ही गलत है, तो उसको ये बोलना कि आप ऐसा नहीं कर सकते, डॉक्टर ने जो कोर्स दिया है वो आपको कंप्लीट ही करना है। देन नेक्स्ट एडिंग अ मेडिकेशन। अगर आप उसको रूटीन पता है, लाइक एग्जांपल आपका पेशेंट हाइपरटेंशन में है एंड देन ही गॉट फॉर एडमिटेड फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ओके, तो आप उसको रूटीनली 2 मेडिकेशंस चल रही थी, लेकिन जस्ट बिकॉज नाउ आपका पेशेंट डिटोरिएट ज़्यादा हो गया था, तो यू विल बी एडिंग अ थर्ड मेडिकेशन। तो उसको वो बताना है कि ये जो आपने थर्ड मेडिकेशन ऐड किया है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है एंड वाई द पेशेंट शुड टेक इट। ओके, सो एज अ नर्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जब आपका पेशेंट डिस्चार्ज समरी लेके आता है तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती है, आपको ये सारी चीज़ें उसको बतानी भी होती है कि ऐसा ऐसा इम्पोर्टेंस क्यों है। देन नेक्स्ट इज रिव्यूइंग माई मेडिकेशन। ठीक है, जो भी पेशेंट की क्वेरीज होती है आपको वो पूरी सॉल्व करनी है। ठीक है, पेशेंट को बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट खुद से नहीं बोल पाता है, मे बी हेजिटेशन होता है या वो भूल जाता है, तो एज अ नर्स ये आपकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी ही करनी है। ओके, तो आपको उसको बताना है कि उसका रूट क्या है, डोज क्या है, ठीक है, उसको कब कब लेनी चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, ठीक है। अगर कुछ
कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मेडिकेशन अगर साथ में एडवर्स रिएक्शन दे रहे हैं तो वो अलग अलग लेना है, ये भी आपको पूरी चीज़ें उनको बतानी है। ठीक है, तो ये पूरा हेल्थ एजुकेशन का एस्पेक्ट आता है मेडिकेशन में। एंड नेक्स्ट है स्टॉपिंग माई मेडिकेशन। इफ डॉक्टर ने बोला है कि स्टॉप करना है, लाइक एग्जाम्पल 10 दिन बीटी लेने के बावजूद बाद अगर स्टॉप करना है तो उनको बताना है कि 10 दिन तक के दिन में कितने बार लेना है, एंड मेक द पेशेंट की काउंट बराबर रखना है कि ऐसे पेशेंट का अगर डॉक्टर ने बोला है कि 7 डेज तक के उनको टीडीएस लेना है, फिर 8 to 10 डेज उन लोगों को या 8 to 15 डेज उनको लेना है कि वो मेडिकेशन दिन में 2 बार लेना है, एंड देन 15 to 28 डेज तक के उनको वो मेडिसिन दिन में 1 बार लेना है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो ये चीज़ें भी आपको पेशेंट को बतानी है कि वो बराबर से लेना है उनको। ओके, देन नेक्स्ट इज योर न्यूट्रिशन। ओके, सो न्यूट्रिशन में क्या रहता है कि न्यूट्रिशन में आपको पेशेंट को बताना है कि उसके डाइटरी हैबिट्स क्या क्या रहने वाले हैं। ओके, कि उसको अगर कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है तो उसको आपको वो भी बताना है कि ये सारी चीज़ें मॉडिफाई की गई है तो अभी आप नहीं ले पाओगे। ओके, उसके बाद आपको पेशेंट्स को बताना है कि कौन सी अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल पेशेंट इज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस तो आप उसको प्रोटीन रिच डाइट दोगे। ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट में आपको उसको बताना है कि सोयाबीन कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, देन पेशेंट को जैसे अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो पेशेंट लो सोडियम डाइट लेगा। ठीक है, तो पेशेंट को बताना है कि बहुत कम नमक डालना है। ठीक है, कुकिंग के टाइम पे वो डाल सकते हैं जो टेबल सॉल्ट है। टेबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, जो हम ऐसे ऊपर से डालते हैं ना, खा सब्जी वगैरह बनने के बाद जो ऊपर से डालते हैं वो सारी चीज़ें उनको नहीं करना है। डायबिटिक पेशेंट को बोलना है कि आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला जो भी आपका फूड है वो खाना है। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह क्या क्या अवॉइड करना है क्या नहीं अवॉइड करना है वो सारी चीज़ें बताना है। लाइक डायबिटिक पेशेंट फाइबर रिच फ्रूट्स खा सकते हैं, लाइक मौसम्बी हो गया, तो ये मौसम्बी हो गया। उसके बाद आपका अगर उसको एप्पल या बनाना खाना है तो बहुत कम प्रपोर्शन में खा सकते हैं, लाइक 1 बाइट वगैरह ऐसे। कुछ कुछ लोग रहते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो हम एकदम ऐसे अब्रप्टली नहीं बोल सकते कि बंद कर दो। वो खा सकते हैं अगर उनको खाना है तो, लेकिन एक बहुत कम अमाउंट में खाना है। ठीक है, उसके बाद डाइट की क्या क्या मॉडिफिकेशन रहती है, फॉर एग्जांपल अगर आपका पेशेंट राइस ट्यूब के साथ जा रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल पेशेंट इज गोइंग विथ राइस ट्यूब। ठीक है, तो पेशेंट को आप लिक्विड डाइट दोगे। ठीक है, तो लिक्विड अगर बहुत बार ऐसे रहते हैं कि पेशेंट्स जूस वगैरह हर बार नहीं दे पाते तो वो क्या करते हैं दाल का पानी वगैरह ये सब मिला के देते हैं। तो उनको बोलना है कि इतना ज़्यादा लिक्विफाई होना चाहिए कि वो बराबर राइट ट्यूब से नीचे चले जाए विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, एंड पेशेंट को अगर कोलेस्ट्रोमी है, लाइक एग्जांपल पेशेंट को कोलेस्ट्रोमी है। ठीक है, तो आपको पेशेंट को बताना है कि गैस फॉर्मिंग फूड आपको नहीं खाना है, और जो भी आप खा रहे हो या जो भी आप बराबर से खा रहे हो मेक श्योर। बहुत बार ऐसे भी होता है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस इज द साइज ऑफ मस्टर्ड सीड। ठीक है, मस्टर्ड सीड भी ऑब्स्ट्रक्शन कर लेता है बहुत बार। तो इनको कैबेज नहीं खाना है, जो गैस फॉर्मिंग फूड रहते हैं आइटम्स वो बिल्कुल ही मना कर देना है। ठीक है, जो भी ले रहे हैं वो बराबर से अच्छे से ब्लेंडेड हो, एकदम स्मूथ प्योर हो, विदाउट एनी उसमें चंक्स नहीं रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पेशेंट को बतानी है। देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट एडमिट होता है, ठीक है, उसके बाद वो जब वापस से डिस्चार्ज होके जाता है फॉर एग्जांपल, तो उसका वो रिहैबिलिटेशन फेज जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है वो बराबर से नहीं कर पाएगा। ठीक है, बहुत बार शायद बॉडी जो इमेज है वो चेंज हो जाती है, लाइक एग्जांपल आपके सीए के पेशेंट्स में बॉडी इमेज चेंज हो जाती है तो उसको थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक एग्जांपल इफ़ योर पेशेंट इज़ अ ट्रैवलर, वो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता है फॉर एग्जांपल के लिए। ओके, उसका ट्रैवलिंग का जॉब है, तो अ पेशेंट हु इज़ सफरिंग फ्रॉम डीवीटी कैन नॉट ट्रैवल बिकॉज वो अपने जो पैर है वो डैंगल करके नहीं कर पाएगा। इफ़ द पेशेंट हैज़ अंडरगॉन एक आरटीए हो गया, उसका कोई एम्प्यूटेशन है, तो बाइसिकल राइड नहीं कर पाएगा, उसको प्रोस्थेसिस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, फॉर एग्जांपल पेशेंट का उसको बहुत ज़्यादा
वेट गेन हो रहा है, लाइक एग्जांपल कार्डियक पेशेंट्स, ठीक है, तो वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल उनको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक उनको लाइक वॉकिंग करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हो कि पिक्चर्स में है कि आपका डाइट चेंज होगा, आपकी जो भी रूटीन है वो चेंज होगी। ओके, उसके बाद आपको बराबर से मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, अर्ली राइज और अर्ली स्लीपिंग करनी पड़ेगी। ओके, डाइवर्शनल थेरेपी, एक्सरसाइज वगैरह ये बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। एंड स्पेशली ये जो आप देख रहे हो, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आपके जो भी ड्रेसिंग सेंस है उसमें भी चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल योर डायबिटिक पेशेंट, बिकॉज उसको डायबिटिक फुट हो जाता है ना, फॉर प्रिवेंशन उसको शूज़ वगैरह बराबर अच्छे से पैडेड रहना चाहिए ताकि कोई भी अननेसेसरी इंजरी ना हो। Then next is rest. Make sure your patient is taking ample amount of rest after getting discharged, because if the patient has undergone post traumatic stress syndrome, अगर उसको डील कर रहा है, अगर वो रेस्ट नहीं ले पा रहा है तो उसका जो कंडीशन है वो और डिटोरिएट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट का पेस मेकर हुआ है, ठीक है, तो वो लेफ्ट साइड से ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एम्पुटेशन हुआ है या स्ट्रेस है पेशेंट को या हाइपरटेंशन है, so rest is very important, and make sure you tell your patient to take 8 hours of sleep, which is very beneficial for your physique as well as your mental health. Then hygiene is very important. Okay, like रोज शावर करना, देन हैंड वॉशिंग बराबर करना, वेल एकदम जो ये है क्लीन क्लोथ्स पहनना। ओके, तो ये सारी चीज़ें, सैनिटेशन, खाना पका हुआ अच्छे से खाना। फॉर एग्जांपल ल्यूकीमिया के पेशेंट्स, दे कैन नॉट हैव रॉ फूड्स। ओके, तो आपको उसको एकदम प्रेशर कुकर में ही बनाना है, यू कैन नॉट सिंपली बॉयल एंड गिव। उनका हर एक खाना प्रेशर कुकर में ही बनेगा। तो ये सारी चीज़ें उनको बतानी रहती है, वो लोग कच्ची चीज़ें कुछ भी नहीं खा सकते, नॉट इवन फ्रूट्स एंड ऑल, क्योंकि उन लोग न्यूट्रोपेनिक डाइट पे रहते हैं। ओके, उसके बाद टॉयलेटिंग बहुत अच्छे से रहनी चाहिए। पेशेंट यूटीआई से होता है, फॉर एग्जांपल पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम यूटीआई, सो इसका मतलब है या तो टॉयलेट या पर्सनल हाइजीन बराबर नहीं है। सो उनको अगर टॉयलेटिंग की प्रॉब्लम, रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, तो मेक श्योर कि वो आफ्टर बिफोर ईच यूज ऑफ द टॉयलेट वो अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, एंड देन द पेशेंट इज वॉइडिंग, बिकॉज रिकरेंट यूटीआई इज एन एग्जाम्पल कि उनका टॉयलेट बराबर से अच्छे से सफ़र नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल अ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम contagious diseases, like example your tuberculosis, your salmonella infection, amoebic infection, okay, like diarrhea, dysentery, जो जिसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ है। बहुत बार पेशेंट डजेंट हैव, पेशेंट की फैमिली में दो दो तीन तीन टॉयलेट्स नहीं होते, तो मे बी एक ही टॉयलेट होगा। तो अगर बिफोर और आफ्टर यूज़ उनको बराबर से अच्छे से क्लीन होना चाहिए, ताकि उन पेशेंट को भी किसी से कोई चीज़ से हार्म ना हो, प्लस उसके थ्रू दूसरे लोगों को भी कुछ हार्म ना हो, बिकॉज एज अ नर्स हमें पूरी कम्युनिटी का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो एज अ होल आपको फैमिली के बारे में सोचना है। Then next is physical exercise. So exercise is very important. Sedentary lifestyle, sedentary lifestyle का मतलब है कि कंप्यूटर के सामने बैठ के टिक टिक वाली जॉब करना, 9 to 5 वाली, which is not at all good. इसलिए आप लोगों ने देखा होगा मोस्ट ऑफ उन लोगों की स्टमक, जो बेली फैट है, वो बहुत ज़्यादा ये रहता है। सो मेक श्योर यू टेल योर पेशेंट की फिजिकल एक्सरसाइज करिए। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम अपने आप को स्ट्रेन करना है, लेकिन थोड़ा मॉडरेट अमाउंट में। नो मैटर वो योगा करना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग या जो भी है। यू नाउ डेज यू कैन टेल योर पेशेंट की बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल है। ओके, सो एक अगर उन्होंने टाइप कर दिया और डाल दिया यूट्यूब पे, यू कैन गेट इन नंबर ऑफ स्टफ्स लाइक योर कार्डियो, पिलाटेस। सो डिपेंड करता है आपका पेशेंट क्या प्रेफर कर रहा है, एंड आप उसको वैसे एजुकेट कर सकते हो कि उसको फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो टिल नाउ इट इज़ लाइक एवरीथिंग अगर बराबर से की जाए, तो लास्ट इज योर फॉलो अप। Without, if your patient is following above points regularly and if the patient is not coming for follow up, तो बाकी की सारी चीज़ें कोई यूज़ नहीं है, because eventually the patient needs to have a follow up,
otherwise the patient will not be able to see whether he is having a good prognosis, rehabilitation अच्छे से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। बहुत बार ऐसे रहता है कि पेशेंट को डॉक्टर बोलते हैं कि the patient will be on this medication lifelong. For example, take your thyroid tablet 75, but next time if the patient is coming, maybe उसका लेवल अब improve हो गया होगा, so the doctor instead of giving 75 can reduce to 50 and 25 most probably। बहुत बार ऐसा होता है अगर नॉर्मल रेंज में रह रहा है just because of lifestyle modification, the doctor may stop also। and if the patient is on 25 and the thyroid condition is deteriorating and the patient is not coming for the follow up, maybe instead of 50 उसको अगर doctor must have put him on 50, but वो eventually ज़्यादा health deteriorate होने के बाद आ रहा है तो 75 लेने की भी chances बढ़ सकती है। so you can see duplication एकदम डबल से ट्रिपल डोज पे पहुंच जा रहे हैं। so that is very wrong, so follow up is very important। so make sure टू टेल योर पेशेंट्स कि अगर वो आप सारी चीज़ें बराबर से कर रहे हो तो आपको फॉलो अप देना ही देना है। ओके, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।